अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं पंजाब यूनिवर्सिटी एंटी टेस्ट के टेस्ट पैटर्न और सैम्पल पेपर के बारे में। तो पंजाब यूनिवर्सिटी के एंटी टेस्ट की प्रिपरेशन के लिए हमने ये सैम्पल पेपर तैयार किया था ताकि आपको पंजाब यूनिवर्सिटी के तमाम तर सब्जेक्ट्स और उनकी मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में पता चल जाए। तो टोटल 3 तरह के एमसीक्यू, वर्बल रीजनिंग, क्वांटिटेटिव रीजनिंग और सब्जेक्ट नॉलेज बेस्ड एमसीक्यू में से आपको टोटल 100 एमसीक्यू आते हैं। तो हमने सबसे पहली वीडियो जो बनाई थी उसमें हमने वर्बल रीजनिंग के इन तमाम कैटेगरीज़ के एमसीक्यू डिस्कस किए थे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वो वीडियो ज़रूर देखें। पार्ट 2 हमने डिस्कस किया था क्वांटिटेटिव रीजनिंग बेस्ड एमसीक्यू का। उसमें हमने ये 6 कैटेगरीज़ के 20 एमसीक्यू डिस्कस किए थे। उस वीडियो का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वो वीडियो भी ज़रूर देखें। इसके अलावा सब्जेक्ट नॉलेज बेस्ड एमसीक्यू पे हमने फिज़िक्स पोर्शन ऑलरेडी डिस्कस कर लिया हुआ है। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं केमिस्ट्री पोर्शन पे। तो एमसीक्यू नंबर 1 है केमिस्ट्री का, ऑल ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंसेस आर क्रिस्टलाइन एक्सेप्ट। सो सॉलिड्स होते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड्स और एमॉर्फस सॉलिड्स, ठीक है। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स आइस, कार्बन, सुक्रोज, ये तो हो गए क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। लेकिन प्लास्टिक जो है ये क्रिस्टलाइन सॉलिड नहीं है, ये अमॉर्फस या शेपलेस सॉलिड है। तो एमसीक्यू नंबर 1 में आपने बताना था कौन सा क्रिस्टलाइन सॉलिड नहीं है। तो इसके लिए करेक्ट ऑप्शन है डेल्टा, प्लास्टिक इज एन अमॉर्फस सॉलिड। एमसीक्यू नंबर 2 है हाउ मेनी ऑर्बिटल्स आर अलाउड फॉर द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ऑफ 3। सो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की अगर आपको वैल्यू पता हो तो आप नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके लिए आपने करना क्या होता है कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जिसको हम n से शो करते हैं, आपने उस n का स्क्वायर लेना होता है। इस क्वेश्चन में आपको बताया गया n की वैल्यू है 3। तो ऑर्बिटल्स कैलकुलेट करने के लिए आपने n का स्केल लेना होता है। तो 3 का स्केल लेंगे तो आंसर बनेगा 9। सो 9 नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स प्रेजेंट होंगे अगर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू होगी 3। करेक्ट ऑप्शन है 2 के लिए डेल्टा। 3 देखते हैं, द सी डबल बॉन्ड इन इथीन। ये बाई मिस्टेक इथेन लिखा गया, आपने इथीन याद रखना है। C2H4 इथीन इसको कहते हैं। आपने बताना है सी डबल बॉन्ड जो प्रेजेंट होता है सी डबल बॉन्ड इथीन में, उनमें कौन कौन से बॉन्ड होते हैं। तो सिंपल आपने याद रखना है, अगर कोई भी सिंगल बॉन्ड किसी भी एटम मॉलिक्यूल में प्रेजेंट होगा तो उसको हम कहेंगे पहला हमेशा उसका बॉन्ड होगा सिग्मा बॉन्ड। उसके अलावा अगर उसमें डबल बॉन्ड होगा तो फिर हम कहेंगे पाई बॉन्ड है, उसमें एक सिग्मा हो जाएगा, एक पाई बॉन्ड हो जाएगा। अगर ट्रिपल बॉन्ड होगा तो पहला बॉन्ड हमेशा क्या बताया, सिग्मा बॉन्ड होगा। उसके बाद जितने भी 2 बॉन्ड उसके साथ होंगे उसको हम कहेंगे कि वो हो गए पाई बॉन्ड, ठीक है। तो इथीन में 2 बॉन्ड प्रेजेंट हैं सी डबल बॉन्ड। तो पहला बॉन्ड हो गया उसमें सिग्मा बॉन्ड और दूसरा बॉन्ड जो है वो हो गया पाई बॉन्ड। सो 1 इज सिग्मा बॉन्ड एंड 1 इज पाई बॉन्ड। करेक्ट ऑप्शन है अल्फा। According to Vespel theory, a molecule with the general formula AX3 will have a molecular shape. सो वेस्पर थ्योरी से हम मॉलिकुलर शेप्स बता सकते होते हैं। अगर हम कंसीडर करते हैं AX2 तो हम कहते हैं कि उसकी शेप बनेगी लीनियर। अगर AX3 लें तो शेप बनती है या तो बेंट या एंगुलर या ट्राइगोनल प्लेनर। तो AX3 में ट्राइगोनल प्लेनर शेप बनेगी। इसके अलावा अगर AX3 हो या AX2 हो और उस पर लोन पेयर प्रेजेंट हो तो हम कहेंगे उसकी शेप होगी बेंट या एंगुलर। और अगर इसकी जगह में लिख देता AX4 तो उसकी शेप बननी थी टेट्राहेड्रल। यहाँ AX3 लिखा गया है और उस पर कोई लोन पे प्रेजेंट नहीं है तो उसकी शेप बनेगी ट्राइगोनल प्लेनर। करेक्ट ऑप्शन बनेगा हमारे पास चार्ली। A salt was dissolved in water. It was found that ionic product is greater than the solubility product. It means that जब भी आयनिक प्रोडक्ट जो है सोलबिलिटी प्रोडक्ट से ज़्यादा हो जाए तो आपने याद रखना है सोल्यूशन होगा सुपर सैचुरेटेड। इसके अलावा जब भी आयनिक प्रोडक्ट जो है वो इक्वल हो जाए सोलबिलिटी प्रोडक्ट के तो आपने याद रखना है सोल्यूशन जो है वो सैचुरेटेड है। लेकिन अगर आयनिक प्रोडक्ट कम हो जाए सोलबिलिटी प्रोडक्ट से तो आपने कह देना है सोल्यूशन जो है अनसैचुरेटेड है। तीनों कंडीशंस याद रखनी है। यहाँ बताया गया कि आयनिक प्रोडक्ट बड़ा है सोलबिलिटी प्रोडक्ट से, सो सोल्यूशन को हम कहेंगे कि वो सुपर सैचुरेटेड है। करेक्ट ऑप्शन बनेगा चार्ली। 6 है हेलाइट इज ए केमिकल नेम ऑफ, इजी एमसीक्यू है। NaCl को टेबल सॉल्ट भी कहते हैं, सोडियम क्लोराइड, इसका दूसरा नाम याद रखना है हेलाइट।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन अल्कली मेटल। तो फ्रेंसियम, सीजियम और रुबेडियम ये तो हो गए अल्कली मेटल, लेकिन रेडियम अल्कली मेटल नहीं है, ये अल्कलाइन अर्थ मेटल है। पहले तीन एलिमेंट फ्रेंसियम, सीजियम और रुबेडियम ये ग्रुप फर्स्ट ए के एलिमेंट्स हैं, और रेडियम जो है ये ग्रुप 2A का एलिमेंट है और उसको हम अल्कलाइन अर्थ मेटल कहते हैं। सो रेडियम इज नॉट एन अल्कली मेटल, इट्स एन अल्कलाइन अर्थ मेटल। करेक्ट ऑप्शन है डेल्टा। एल्युमिनियम ऑक्साइड, आपने बताना है एल्युमिनियम ऑक्साइड से बनने वाले ऑक्साइड्स को हम क्या कहते हैं। तो अगर मेटल्स जितने भी हैं आपने याद रखना है, उनसे बनने वाले ऑक्साइड्स बनते हैं बेसिक ऑक्साइड्स, और जितने भी नॉन मेटल्स हैं उनकी ऑक्सीडेशन से बनेंगे एसिडिक ऑक्साइड्स। इसके अलावा कुछ एक्सेप्शंस ऐसी हैं कि कुछ मेटल्स ऐसे हैं कि वो एम्फोटेरिक होते हैं, एज ए एसिडिक ऑक्साइड और बेसिक ऑक्साइड दोनों के तौर पर वो एक्ट करते हैं। एल्युमिनियम उन्हीं में से एक मेटल है जो वो एक्सेप्शन शो करता है, मतलब एल्युमिनियम की ऑक्सीडेशन से हमेशा हमारे पास एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स बनेंगे। इसके अलावा जितने भी मेटल्स हैं उनसे बनने वाले ऑक्साइड्स को हम कहेंगे कि वो हैं बेसिक ऑक्साइड्स, और जितने भी नॉन मेटल्स हैं उनसे बनने वाले ऑक्साइड्स को कहेंगे एसिडिक ऑक्साइड्स। सो एल्युमिनियम ऑक्साइड एक्सेप्शन है, आपने याद रखना है, ये एक एम्फोटेरिक ऑक्साइड बनाएगा। हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज द स्ट्रॉन्गेस्ट अमंग द मॉलिक्यूल ऑफ। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन की सबसे ज़्यादा होती है, और इसका हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाए तो इसकी आप कहेंगे कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है सबसे स्ट्रॉन्ग होगी। इस सबसे स्ट्रॉन्ग होगी HF में, फिर हो जाएगी इसके बाद HI में हो जाएगी, क्लोरीन में, और फिर ब्रोमीन। आपने ये याद रखना है सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा HF में, ठीक है। द ऑक्टेन नंबर 100 इन पेट्रोलियम इज 100%, और ऑक्टेन नंबर पेट्रोलियम के कौन से ऑक्टेन में प्रेजेंट होता है। तो आइसो ऑक्टेन या 2,2,4 ट्राइमेथाइल पेंटेन इसका दूसरा नाम है, आपने याद रखना है। इसमें ऑक्टेन नंबर पेट्रोलियम का 100% होता है। फ्रैक्शन डिस्टिलेशन ऑफ पेट्रोलियम यील्ड्स ओनली अबाउट डैश ऑफ गैसोलीन। फ्रैक्शन डिस्टिलेशन हम पेट्रोलियम की करते हैं तो इससे कितने % गैसोलीन बनता है। तो इजी MCQ बुक लाइन है, इससे 20% गैसोलीन जनरेट होती है या पैदा होती है। प्रिपरेशन ऑफ वेजिटेबल घी इन्वॉल्व्स। सो अल्केन्स जो होते हैं उनकी हम हाइड्रोजिनेशन करते हैं जब निकल, जिंक, इस तरह के जो हैं कैटलिस्ट, इनकी प्रेजेंस में हम जब भी अल्केन्स की हाइड्रोजिनेशन करते हैं तो इससे हम वेजिटेबल ऑयल या वेजिटेबल घी बना सकते हैं। और यही पूछा गया था कि वेजिटेबल घी बनाने के लिए कौन सा प्रोसेस इन्वॉल्व होता है। तो इसके लिए हाइड्रोजिनेशन करते हैं हम अल्केन्स की, निकल या क्रोमियम, इस तरह के हम कैटलिस्ट यूज़ करते हैं। करेक्ट ऑप्शन है बीटा। द नंबर ऑफ ज़ाइलिन आइसोमर्स इज। ज़ाइलिन के टोटल 3 आइसोमर्स होते हैं, आपने उनके नाम याद रखने हैं। नंबर 1 ऑर्थोज़ाइलिन, नंबर 2 पैराज़ाइलिन, और नंबर 3 पे मेटाज़ाइलिन। ऑर्थो, मेटा एंड पैराज़ाइलिन 3 आइसोमर्स होंगे। विच एलिमेंट इज ऑफन प्रेजेंट इन ऑल फर्टिलाइजर। नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाशियम। आपने ऑलमोस्ट सभी फर्टिलाइजर्स में देखा होगा कि नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाशियम होते हैं, लेकिन इनमें से एक एलिमेंट जो कि है नाइट्रोजन, ये ऑलमोस्ट हर एक फर्टिलाइज़र में प्रेजेंट होता है, क्योंकि इसका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है प्लांट्स की जो ग्रोथ है और डेवलपमेंट जो भी उनकी है, उसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है नाइट्रोजन का। सो नाइट्रोजन प्रेजेंट इन ऑलमोस्ट एवरी फर्टिलाइज़र। करेक्ट ऑप्शन है अल्फा। न्यूक्लियर रेडिएशन इज इमिटेड बाय दोज एलिमेंट्स हुज। न्यूक्लियर रेडिएशन कब इमिट होती है कि जब भी कोई न्यूक्लियर अगर अनस्टेबल है तो वो स्टेबिलिटी गेन करना चाहता है, तो वो स्टेबिलिटी गेन करने के लिए जो भी काम करेगा तो उससे न्यूक्लियर रेडिएशंस इमिट होंगी। सो न्यूक्लियर रेडिएशन इमिटेड फ्रॉम न्यूक्लियाई हु आर अनस्टेबल। तो ये न्यूक्लियर रेडिएशन इसलिए इमिट करते हैं क्योंकि वो स्टेबिलिटी की तरफ मूव करते हैं। 15 के लिए करेक्ट ऑप्शन है डेल्टा, न्यूक्लियर आर अनस्टेबल। 0.5 मोलर सोल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड कंटेन। अगर हम 1 मोलर ऑफ सोल्यूशन सोडियम हाइड्रोक्साइड लें तो हम कहते हैं 40 ग्राम ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड प्रेजेंट है इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन। ठीक है, 40 ग्राम मोलर मैस है सोडियम हाइड्रोक्साइड का, ठीक है, और 1 मोलर में 40 ग्राम प्रेजेंट होगा। लेकिन अगर हम मोल्स की तादाद को हाफ कर दें तो इसी तरह उसका जो मैस होगा वो भी हाफ हो जाएगा। अगर 0.5 मोलर सोल्यूशन हमने लिया है तो मैस हाफ करेंगे तो वो बन जाएगा 20 ग्राम ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, वो 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन में प्रेजेंट होगा। 16 के लिए करेक्ट ऑप्शन है बीटा। विच इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ एंजाइम। एंजाइम या किसी भी रिएक्शन की जो एफिशिएंसी या उस रिएक्शन की स्पीड को बढ़ाता है उसको हम कहते हैं प्रमोटर।
मोल फ्रैक्शन इन प्योर वाटर इज, प्योर वाटर की मोल फ्रैक्शन होती है इक्वल टू 1। सो मोल फ्रैक्शन ऑफ प्योर वाटर इज एग्जैक्टली इक्वल टू 1। इजी एमसीक्यू है, याद रखना है आपने। इफ प्रेशर ऑन ए गैस इज इंक्रीज फ्रॉम 2 atm टू 4 atm देन इट्स वॉल्यूम विल डिक्रीज फ्रॉम, वॉल्यूम और प्रेशर का इन्वर्स रिलेशन होता है, बॉयल्स लॉ आपने पढ़ा है। तो अगर मैं कह रहा हूँ कि मैंने प्रेशर को कर दिया है डबल, तो वॉल्यूम क्या होगा, हाफ। प्रेशर किया मैंने 2 से 4 एटमॉस्फेयर, तो हमारे पास जो वॉल्यूम होगा वो ऑफ कोर्स हाफ होगा, मतलब वॉल्यूम 4 से 2 हो जाएगा। करेक्ट ऑप्शन बनेगा हमारे पास डेल्टा, 4 लीटर टू 2 लीटर वॉल्यूम रह जाएगा। द pH ऑफ टोमाटोज, ये टेबल में आपको एमसीक्यू मिल जाएगा आपकी इंटरमीडिएट की केमिस्ट्री बुक में। तो टोमेटो की pH याद रखनी है आपने, कम्पिटिटिव एग्जाम जो MD कैट ई कैट इस तरह के एग्जाम में ये ऑलरेडी एमसीक्यू आ चुका है और चांस है कि आपको इस एंटी टेस्ट में भी ये एमसीक्यू आ जाए। सो pH ऑफ टोमेटो इज़ 4.2। थैंक यू सो मच एवरीवन, ये थे आज की वीडियो के इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। इंशाल्लाह अगली वीडियो में हम फर्दर जो टॉपिक्स रह गए उन पे भी वीडियो बनाएंगे। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।